नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट का तीसरा मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाला है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इयोन मॉर्गन और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कप्तान डेविड वार्नर की अगुवाई में अपनी चुनौती पेश करेगी। और इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में, जानते हैं हमारी सहयोगी नईम की इस रिपोर्ट में। आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में आईपीएल की दो पूर्व चैंपियन टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद अपना दमखम दिखाने के लिए अब से कुछ देर बाद मैदान में उतरेंगी। कोलकाता 2012 और 2014 की चैंपियन है, वहीं हैदराबाद ने 2016 में खिताब अपने नाम किया था। केकेआर के पास शुभमन गिल के रूप में शीर्ष क्रम में शानदार बल्लेबाज है, जो तेजी से रन बनाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा और कार्तिक भी अपने बल्ले की धार दिखाने के लिए तैयार हैं। कप्तान इयोन मॉर्गन जीत के लिए रणनीति बना चुके हैं और आंद्रे रसेल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से हैदराबाद के लिए चुनौती बन सकते हैं। सनराइजर्स की असली ताकत उसकी सलामी जोड़ी डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो हैं। उसके पास मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन और मनीष पांडे हैं। रिद्धिमान साहा भी आज खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन इयोन मॉर्गन के नाम रहता है या फिर डेविड वार्नर बाजी मारते हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां राकेश, आज दो विदेशी कप्तानों की पहली जबरदस्त टक्कर होने वाली है और दोनों ही टीमें कमर कसकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि टॉस अगर हम देखें तो जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला किया है, क्या कुछ आप रुख देख पा रहे हैं? देखिए, वो उन्होंने जो इस पे ओपनिंग मैच खेला गया था चिदम्बरम स्टेडियम में, उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है क्योंकि यहाँ की पिच थोड़ा सा धीमा बिहेव करती है, रन बनाने उतना आसान नहीं होते, गेंद बल्ले पे आती नहीं है। तो बेटर उनको ये लगा कि भाई आप पहले दूसरी टीम से बैटिंग करवा दो, तो जो टारगेट होगा आप उसके हिसाब से अपनी पारी को संवार सकते हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति बना के कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये चीजें बैकफायर भी कर जाती हैं। अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर दे तो फिर आपके लिए दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के ये जैसे कभी वनडे क्रिकेट में हुआ करता था कि भाई आपके सामने एक लक्ष्य हो तो आप उस हिसाब से अपनी पारी को संवार सकते हैं। तो उसी के तहत इन्होंने ये सब किया, क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था और आखिरी गेंद पे जो है दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीता था। जी, और मॉर्गन को पिछले सीजन के बीच में ही दिनेश कार्तिक की जगह टीम की कप्तानी सौंपी गई थी और अभी इस बार जो हम देख रहे हैं आईपीएल, जैसा कि बिना दर्शकों के, हालांकि लास्ट टाइम भी यही था और बीच में ऐसी स्थिति बन रही थी कि शायद कुछ स्थितियां बेहतर होती दिख रही थी, तो लग रहा था कि शायद कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैच का जो रोमांच है वो पूरी तरह से कायम है और जो कि शुरुआती मैच है तो हर टीम एक जीत के साथ आगाज करना चाहेगी ताकि उसका जो मोमेंटम है या शुरुआती जो उसका मोमेंटम बना रहे और वो आगे की मैचेस में बेहतर प्रदर्शन कर सके। देखिए सिद्धार्थ, अगर आप इसको 2008 से देखें, जब से आईपीएल शुरू हुआ, तो पहले तो लड़ाई ये होती थी कि भाई हर टीम का कप्तान हिंदुस्तानी खिलाड़ी होना चाहिए जी। इसके लिए बड़ा हुआ। उसके बाद और केकेआर में तो खास तौर पे सौरभ गांगुली को मुझे ध्यान है कि 2009 में हम आईपीएल कवर कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो आईपीएल के चलते उनको कप्तानी से हटाया गया था जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैसला माना गया था। शाहरुख खान ने उसके लिए स्पेशली मतलब बताना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा था कि भाई हम इनको कप्तानी में बदलाव कर रहे हैं जी। तो अब ये देशी और विदेशी वाली चीजें धीरे धीरे खत्म होती गई। हर प्लेयर ने, मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो काबिल आदमियों से कप्तान बनाओ, ये जरूरी नहीं कि भाई हिंदुस्तान का ही खिलाड़ी कप्तान होना चाहिए टीम का। और मुझे लगता है कि दोनों विदेशी कप्तान हैं, तो आज पता चलेगा कि हिंदुस्तान की पिच को ये किस तरीके से पढ़ते हैं और जो तमाम देशी विदेशी खिलाड़ी किस तरह से उनको हैंडल करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि एक पहली ये भिड़ंत है दो विदेशी कप्तानों की,
तो एक अच्छा रोमांचक मुकाबला होना चाहिए। पब्लिक यही देखना चाहती है टेलीविजन पे बैठ के। अब ग्राउंड में तो आपने जैसे बताया कि जा नहीं पा रहे, स्थितियां ऐसी हैं, लेकिन टेलीविजन पे लोग इसका भरपूर मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो केकेआर ने कुल मैच 196 खेले हैं, जिसमें से 99 में उसे जीत और 93 में हार का सामना करना पड़ा है। 4 मैच बेनतीजा रहे हैं। वहीं एसआरएच पे अगर हम नजर डालें तो कुल मैच 125 खेले हैं, 66 मैच जीते हैं, 58 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है और एक जो मैच है वो बेनतीजा रहा है। तो बहुत अगर हम देखें तो हालांकि कुल जीत की अगर हम बात करें तो केकेआर बनाम सनराइजर्स के बीच में तो 19 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं, जिसमें से 7 में हैदराबाद जीती है और 12 में कोलकाता ने जीत हासिल की है। लेकिन बात आज के मैच की है। अगर हम देखें तो पहले जिस तरह से ये स्टेडियम में आप ग्राउंड किस तरीके का देखते हैं, क्योंकि पहले मैच में बल्लेबाजों को काफी फेवर मिला था, इसके बाद स्पिनर्स के लिए कहा जा रहा है कि ये शायद सूट कर सकता है ये ग्राउंड। नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा सा पिच धीमा रहता है। अगर पिच पे बॉल अच्छे ढंग से ना आए तो स्ट्रोक लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए इसमें जो है ना बड़ा स्कोर का मैच देखने को मिलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अब ये खिलाड़ियों की एबिलिटी के ऊपर है। हम T20 के अंदर हमने देखा कि ऐसे ऐसे अविश्वसनीय से स्ट्रोक खेलते हुए खिलाड़ी नजर आते हैं और उसके लिए वो कितना अभ्यास करते होंगे कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि भाई इस तरह के शॉट्स अगर ये खेल रहे हैं तो इसका मतलब इनकी कितनी प्रैक्टिस से करते होंगे। एक इंटरनेशनल गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाज जब खेलते हैं या इंटरनेशनल बल्लेबाजों के खिलाफ जब गेंदबाजी करते हैं तो कितनी चतुराई वो दिखाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें दुनिया के सारे कोचेस को, सारे एक्सपर्ट्स को बिल्कुल हैरान किया है। और मुझे कपिल देव साहब का, हमारे पूर्व कप्तान है, उनका एक चीज आती थी याद कि वो वनडे क्रिकेट में कहते थे कि आपके अंदर दूसरी टीम को हैरान करने की जितनी ताकत होगी, जितना आप दूसरी टीम को हैरान कर सकेंगे, उतना आपके चांसेस अच्छे रहेंगे मैच के अंदर। तो T20 में और भी ज्यादा है कि आपको बिल्कुल दूसरी टीम को हैरान कर देना है अपने प्रदर्शन से कि जिस खिलाड़ी से आप उम्मीद न कर रहे हो वो इस तरह की बल्लेबाजी करे या इस तरह की गेंदबाजी करे। तो वो सब चीजें हैं। और जो पिछले रिकॉर्ड है, मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में भी और खासतौर पर T20 क्रिकेट में वो कोई मायने नहीं रखते। ये नया IPL है, नया मैच है, पहला मैच है दोनों टीमों का, तो सबके जो पेट में बटरफ्लाईज होंगी कि भाई कैसे खेलना है, क्या करना है बिना दर्शकों के। और ये कोविड काल के अंदर बढ़ता जा रहा है, लोग सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। आपको बाय बबल में रहना पड़ता है, होटल से अपना ग्राउंड से होटल, यही दुनिया आपकी रह जाती है। तो बड़ा मुश्किल है इसमें रहते हुए। तो प्रदर्शन करना यहाँ पर मुझे लगता है बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो इस समय मुश्किल वक्त में जब आप परफॉर्म करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो शायद वही एक असली खिलाड़ी की पहचान होती है। और अगर हम देखें तो शुभमन गिल की बात करेंगे, केकेआर के पास जिस तरह से काफी उम्मीदें हों टीम में उनसे। देखिए, शुभमन गिल तो भारतीय क्रिकेट की बड़ी उम्मीद के रूप में उभरे हैं और अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और मुझे याद है कि सुनील गावस्कर साहब ने बहुत पहले कहा था कि इनको तो पूरी सीरीज खिलाई जानी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भविष्य का सितारा है। तो इनको जितने मौके मिलेंगे और उनका मौके का ये फायदा उठाते जाएंगे तो ये मुझे लगता है कि एक बड़े कैलिबर के बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आएंगे। बिल्कुल, और ये तो बात थी अभी जो मैच होने वाला है। और इसके साथ ही अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल मुंबई में एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर जीत के साथ आगाज किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य केवल 3 विकेट खोकर 8 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया था। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शिखर धवन ने 85 और पृथ्वी शॉ ने 72 रन बनाए। इसके बाद जो खबर ये आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना तो एक आपके ऊपर एक धब्बा तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, टीम जब आपकी उस समय फील्डिंग कर रही हो बाद में, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें तो रहती हैं। आप हार की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको रोकना होता है विपक्षी बल्लेबाज को। आप चाहते हैं कि उनकी गति को धीमा करें किसी तरीके से। तो उस वजह से ये सब चीजें हुई। और IPL में पैसे वैसे तो कोई टीमें कोई मायने नहीं रखते इनके लिए। ये अगर वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो टीम मैनेजमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ये मैच हुआ बहुत जबरदस्त मैच था और मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में उनके साथ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनको विकेट ही नहीं मिलेंगे बिल्कुल।
और जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी की तो उन्होंने दिखाया कि वो युवा बल्लेबाज है, भारतीय टीम से बाहर किए गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना हौसला छोड़ा नहीं और जम के प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर उन्होंने शानदार 800 से ज्यादा रन बनाए और अपनी प्रतिभा को दिखाया और फिर डंके की चोट पे बोला कि भाई मैं विरार का रहने वाला हूं, मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। तो वो जो कल उन्होंने बल्लेबाजी की है कि 38 गेंदों के अंदर 72 रन की पारी जो उन्होंने खेली है, 9 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ऐसी मतलब उम्मीद किसी को रही होगी कि इतनी जबरदस्त पारी वो खेलेंगे। और शिखर धवन जिन्होंने 85 रन बनाया, उनके साथ जो 138 रन की साझेदारी ओपनिंग विकेट के लिए हो गई। तो जब आप लक्ष्य का पीछा करते हैं, आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए, बुनियाद मजबूत डल जाए, तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता करने में। तो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी और पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से किया है तो आगे के लिए बड़ी उम्मीदें उन्होंने जगा दी हैं। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले बार भी शानदार प्रदर्शन किया था और हालांकि कहीं न कहीं जो चेन्नई सुपर किंग्स हैं काफी कप्तान धोनी को लेकर और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर काफी हाइप रहती है और काफी उम्मीदें रहती हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन इस बार के जो कि उनका आगाज हार के साथ हुआ है और दिल्ली कैपिटल्स लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार अपने पूरे मोमेंटम में है, पूरी दमखम के साथ अपना प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। यही बिल्कुल, वो चाहेंगे कि इस बार भाई चैंपियन बने, चैंपियन बनने का जो है स्वाद। लेकिन अभी कहते हैं ना कि दिल्ली बहुत दूर है उनके लिए और अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और इस तरीके का प्रदर्शन लगातार करना आईपीएल में, सिद्धार्थ, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि टीमें चाहती हैं कि अच्छा मोमेंटम अगर आपके हाथ लग गया है तो उसको आप जितना लंबा खींच सको, क्योंकि आईपीएल में ऐसा भी होता है कि 4-4, 5-5 मैच टीमें एक साथ हारती हैं या 4-4, 5-5 मैच एक साथ जीतती हैं। तो हर टीम का ये रहता है दिमाग में कि भाई हम अगर जीत रहे हैं तो इस जीत के क्रम को टूटने ना दो, जितना लंबा इसको खींच सको उतना इसका फायदा उठा लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या होगा एक बार जो मोमेंट। और जैसा कि हमने सीएसके में देखा कि पिछले सीजन में किस तरीके से लगातार कई हार के बाद तो वो आपका कहीं न कहीं जो मनोबल है वो टूट जाता है। बिल्कुल, देखिए आप इस कल वाले मैच में एक अच्छा हमारे भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा था, ये एक तरह से गुरु और चेले की भिड़ंत है। ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई है, श्रेयस अय्यर जो है चोटिल हो गए, बीच में उनको ये कप्तानी मिली है एकदम कुछ दिन पहले ही। तो मुझे लगता है कि बड़ा इसको लेके हाइप थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग सोच रहे थे कि धोनी इस पे बाजी मारेंगे, लेकिन जो पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से बल्लेबाजी की तो वो बिल्कुल सबको अलग छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी क्या कुछ होता है आईपीएल में। बात करते हैं हॉकी की। ब्यूनस आयर्स में खेली जा रही FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-2 से हराकर बड़ी सफलता हासिल की है। क्या कुछ खास रहा इस मैच में, बता रही है हमारी सहयोगी चारू सक्सेना। ब्यूनस आयर्स में चल रही FIH हॉकी प्रो लीग मैच में भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए उसे 3-2 से हरा दिया। इस रोमांचक मैच में दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत के लिए हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन इसके तुरंत बाद अर्जेंटीना के मार्टिन फेरेरियो ने जबरदस्त वापसी करते हुए 2 गोल किए और अर्जेंटीना को 2-1 की बढ़त दिलाई। लेकिन कहते हैं जब आप कुछ ठान लेते हो अच्छा होकर रहता है। हरमनप्रीत सिंह का आक्रामक खेल जारी रहा और मैच में जब केवल 6 मिनट रह गए थे तो उन्होंने एक और गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत ने एक और गोल किया और 3-2 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत FIH हॉकी प्रो लीग की रैंकिंग में अर्जेंटीना को पीछे छोड़ 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 7 मैचों से 12 अंक हासिल किए हैं। अर्जेंटीना 11 मैचों में 11 अंक लेकर 6ठे स्थान पर है। उम्मीद है कि अगले मैच में भी टीम इंडिया इसी तरह का शानदार प्रदर्शन जारी रखेगा। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो आज रात भी जिस तरह का मैच होने वाला है, भारतीय टीम अगर पुरुष हॉकी टीम की अगर हम बात करें तो काफी जबरदस्त फॉर्म में है और अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को जब आप हराते हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है और हॉकी प्रेमियों के अंदर एक अच्छी सी उम्मीद की किरण की जगी है। जिस तरह का ये प्रदर्शन किया अर्जेंटीना पहुंचने के बाद से, भारतीय टीम ने जो 2 प्रैक्टिस मैच खेले, एक उनको ड्रॉ खेला, एक मैच में उनको हराया और आप देखिए उन 2 मैचों में ही 15 गोल हुए। ये एक सबसे बड़ी चीज है हॉकी के अंदर, इतने गोल होना। हमारे खिलाड़ियों ने गोल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका मतलब हमारा अटैक बहुत अच्छा है और डिफेंस भी हम अपना मजबूत करके चल रहे हैं। अगर कल के मैच को लें तो जिस तरह से हरमनप्रीत ने 2 गोल किए हैं
और जो बराबरी वाला गोल किया रेगुलर टाइम के अंदर, वो 60 मिनट बस 6 सेकंड पहले वो गोल उन्होंने ठोका है पेनल्टी कॉर्नर पे। तो मुझे लगता है ऐसा पहले उल्टा होता था, भारतीय टीम होती थी कि अंतिम क्षणों में वो गोल खा जाती थी और मैच हार जाती थी, लेकिन हम मैच हार रहे थे तो अंतिम चंद सेकंड में हरमनप्रीत ने वो गोल कर आपको बराबरी दिलाई। और उसके बाद जो टाई ब्रेकर हुआ शूटआउट के अंदर, शूटआउट में हमने बाजी मारी वहां पर, तो दोनों टीमों को ड्रॉ से तो एक एक पॉइंट मिल गया था, लेकिन उस शूटआउट में इसमें जो FIH प्रो लीग का ये सिस्टम है, फॉर्मेट है, इसके अंदर क्या है कि जैसे आप अगर ड्रॉ रहता है मैच तो शूटआउट होता है, शूटआउट में जो टीम बाजी मार लेती है उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो भारत को यहाँ पर एक जो बोनस का पॉइंट मिला है वो बहुत जबरदस्त है। और मुझे लगता है कि मुझे खुद लग रहा था कि जब प्रैक्टिस मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन था तो शायद ओलंपिक चैंपियन टीम अर्जेंटीना, मुझे लगा प्रैक्टिस में शायद वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से ये इस मैच के अंदर जो किया उन्होंने भारतीय टीम ने, तो वो बहुत ही गजब का प्रदर्शन है। और इससे हमें ये उम्मीद है कि भाई आज के मैच में भी भारतीय टीम यहाँ पर बाजी मारेगी और एक अच्छी पोजीशन पे अपने को खड़ा करेगी इसके अंदर हॉकी प्रो लीग में। जी बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अपने इसी तरह के प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। बात करते हैं कुश्ती की। भारत की युवा पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हैं हमारी सहयोगी चारू सक्सेना। एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर के कल दूसरे दिन महिला कुश्ती में भारत के अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम और सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली है। सोनल ने कोटा हासिल करके रियो ओलंपिक की विजेता साक्षी मलिक के लिए उम्मीद समाप्त कर दी है। सोनल ने हाल में ट्रायल्स में साक्षी को हराया था। अंशु के दबदबे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने फाइनल तक पहुंचने में केवल 2 अंक गंवाए। उन्होंने अपने तीनों मुकाबले तकनीकी दक्षता से जीते। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम श्रेणी में पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारत के कुल मिलाकर 6 पहलवान ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पुरुषों में बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने फ्री स्टाइल वर्ग में क्वालिफाई किया है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो राकेश, हमारे 6 पहलवान जो हैं वो ओलंपिक के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। नहीं, बिल्कुल, ये जो दोनों लड़कियों ने जो कल प्रदर्शन किया है, अंशु और सोनम ने, ये भारतीय जो कुश्ती की एक युवा पीढ़ी है उसका नेतृत्व यहाँ पर एक तरह से कर रही हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया। यात्रा की थकान, बिल्कुल एंड टाइम पे ये लोग वहां पर पहुंचे हैं अलमाटी में और उसके बाद एकदम से इस क्वालिफायर के मैचों में उतरे और शानदार प्रदर्शन किया हर राउंड के अंदर। और देखिए 18-19 साल की उम्र इनकी, और उसके बाद जो ओलंपिक से क्वालिफाई करना तो बहुत जबरदस्त इनका मुझे लगता है कि प्रदर्शन है और काफी उम्मीदें जगी हैं। और महिला और पुरुष देखिए कुश्ती के अंदर हमारे बराबर 3-3 पहलवान जो हैं वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो महिला कुश्ती तो बहुत लेट शुरू हुई है और उसके बावजूद देखिए कि हमारी जो युवा लड़कियां हैं वो बिल्कुल पुरुषों की बराबरी पर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। बात करते हैं नौकायन केंद्र की। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल श्रीनगर में नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया। ये खेलो इंडिया उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र डल झील में स्थित है। इस केंद्र को 16 नई नौकाओं सहित आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित किया है। 50 नियमित एथलीट वाले इस केंद्र के लिए 4 कॉक सहित नौकाएं भी खरीदी गई हैं। तो एक काफी, अगर हम देखें तो नौकायन के क्षेत्र में हमारे देश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी लड़की जो है वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। हमारे 4 सेलर्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं। एक साथ उन्होंने किया है और पुरुष तो पहले करते रहे, लेकिन एक लड़कियां की शुरुआत हो गई है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने की। और हमारे जो खेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो जम्मू कश्मीर की तरफ खेलों में बढ़ावा देने का बहुत ज्यादा है। और कुछ दिन हमारे खेल मंत्री ने वहां पर बिताए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं अन्य खेलों में भी बहुत दी हैं। खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है। खिलाड़ियों का हौसला भी बहुत बुलंद है जम्मू कश्मीर का। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहां से बहुत से खिलाड़ी उभर कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेंगे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।